नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा आनंद सिंह। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की तिथि घोषित होने के पश्चात मतदान कर्मियों का भी प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। हम लोग पिछले वीडियो में प्रथम मतदान पदाधिकारी यानी कि P1 का क्या कार्य है उसको देख चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे द्वितीय मतदान पदाधिकारी यानी कि P2 का क्या कर्तव्य है। तो चलिए ना अधिक समय गवाते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो द्वितीय मतदान पदाधिकारी P2 का कार्य और उसके पास क्या संसाधन उपलब्ध होगा इसको भी देख लेते हैं। पहले इसके पास नंबर 1 में अमिट स्याही का प्रभारी होगा, यानी कि अमिट स्याही उसके पास होगा, वह उसका मालिक होगा। दूसरा स्थान पे है मतदाता रजिस्टर का प्रभारी, यानी कि मतदाता रजिस्टर का भी वह मालिक होगा। फिर तीसरे में है पर्ची निर्गत करना, पर्ची निर्गत कर वह मतदाता को देगा P2। तो अब हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं और अमिट स्याही लगाने का क्या प्रोसेस है उसको भी समझते हैं। जब P1 के बाद P2 के पास मतदाता पहुंचेगा तो उसकी उंगली में, बाएं हाथ की उंगली में, बाएं हाथ की जो तर्जनी की उंगली होती है उसमें इस प्रकार से स्याही लगाना है, जो कि नाखून से प्रारंभ करते हुए त्वचा तक जाना है। तो अमिट स्याही का प्रभारी के रूप में तो P2 होता है, लेकिन इसके पास मतदाता रजिस्टर का जो कार्य होता है थोड़ी सी जटिलता होती है, उसे अधिक चीज़ लिखना पड़ता है। तो इसे प्रायः देखा जाता है कि जो P3C है या तो P3A जिसके पास काम की कुछ कमी होती है, यानी कि यह तो एक सहयोग का एक टीम वर्क है, सभी को मिलजुल करके मतदान में काम करना पड़ता है। तो यह अमिट स्याही प्रायः आगे ट्रांसफ़र कर देता है कि आप मदद कीजिए मेरी। अब आती है बात दूसरे स्थान पे मतदाता रजिस्टर का प्रभारी। तो इसमें मतदाता रजिस्टर में P2 को करना क्या पड़ता है कि जो ही जब मतदाता वहाँ पे पहुँचेगा तो उसकी पर्ची लेकर, यानी कि मतदाता क्रमांक, मतदाता का हस्ताक्षर, या जो मतदाता हस्ताक्षर नहीं करना जानते हों यानी कि निरक्षर हैं, साक्षर नहीं हैं, तो उनके अंगूठे का भी निशान लेना पड़ता है। उसके बाद वह किस आधार पे यानी कि किस दस्तावेज़ पे वोट देने के लिए आया है उसको देख करके उस मतदाता रजिस्टर में उतारना पड़ता है उसका नंबर भी। सपोज़ कीजिए कि वह मतदाता इपिक से वोट करने के लिए आया, तो उसका अंत का 4 डिजिट या 3 डिजिट लिखना पड़ता है। और यदि वह अन्य दस्तावेज से वोट देने के लिए आया हो तो अदर लिख देंगे, जो कि जब ज़रूरत पड़ेगी कि कितने मतदाता ने इपिक से वोट दिया और कितनों ने अदर से दिया, तो जब उसकी गणना होगी, उसकी काउंटिंग होगी, तो स्पष्ट रूप से P2 उसको गिन करके पीठासीन पदाधिकारी को बता सकते हैं। उसके बाद इसी नंबर 2 में बात कर लेते हैं कि यदि कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जो कि मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और जिसके पास इपिक नहीं है, तो वैसी स्थिति में निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि मतदाता पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेज, यानी यदि वह नहीं है तो वैकल्पिक में, विकल्प में क्या चल सकता है। तो नंबर 1 में है आधार कार्ड, उसके बाद फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, तीसरा में स्मार्ट कार्ड, चौथा में जॉब कार्ड, 5वां में पासबुक, 6ठा में है पैन कार्ड, फिर 7वां में है सेवा पहचान पत्र, यानी कि जो यदि कहीं पे सर्विस कर रहे हैं तो उसका जो पहचान पत्र है उसके अनुसार से फोटोयुक्त रहती है, उसके अनुसार से भी हो सकता है। फिर 7वां नंबर में है सेवा पहचान पत्र, फिर 8 में है ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके बाद है आधिकारिक पहचान पत्र 9वां में, 10वां में है फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फिर 11 नंबर में है विकलांगता पहचान पत्र, फिर 12 है फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फिर फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, और 15 में है शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र, यानी कि जो शिक्षक है या तो फिर जो स्टूडेंट है, शैक्षणिक जो अधिकारी है उस विभाग के, यानी उस संस्थान से जो पहचान पत्र निर्गत होगा फोटोयुक्त,
उससे भी वोट दे सकते हैं। तो यह जो आप दस्तावेज़ देखें यहाँ से यहाँ तक, यह अदर के अंतर्गत आ जाएगा, और यदि ईपिक रहेगा तो उसमें ईपिक डाल देना है। अब तीसरे स्थान पे है पर्ची निर्गत करना। इन सारी प्रक्रियाओं की समाप्ति होने के बाद जब पर्ची निर्गत करने की बात आती है तो वहाँ पे पहले से ही P2 को चाहिए शाम में या तो बहुत सवेरे सुबह में 50-50 का बंडल बनाकर पर्ची को रखना है, और फिर उस मतदाता को पर्ची निर्गत करते चलना है नंबरिंग दे करके। तो हम लोग अमिट स्याही, मतदाता रजिस्टर, उसके बाद पर्ची निर्गत, इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। और एक बात और यहाँ पे होगी कि P1 जो बैलेट पेपर हस्तगत करेगा P2 को, जब इतनी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएगी तो वह बैलेट पेपर फिर P3 के पास P2 हस्तगत कर देगा। तो लगभग में यही काम है P2 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।